नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुचर्चित लॉयर संजय हेगड़े साहब मौजूद हैं। लगभग 32 सालों का आपका सुप्रीम कोर्ट का तजर्बा है। आप सोच सकते हैं कि आपका कितना लंबा तजर्बा है। आप 1996 से लेकर के 2004 तक यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपने आर्गू किया है। CNRC में आपका बड़ा नाम आया था। उस वक्त समझौते के तौर पे आप शाहीन बाग तशरीफ़ ले गए थे। उसके साथ ही आप नॉन IAS सर्विसेज के लिए आप UPSC में भी सेलेक्ट हुए हैं और आपके बहुत सारे कारनामे हैं। आप कई बार विवादों में भी रहे हैं। आपका अकाउंट ट्विटर 2 बार सस्पेंड भी हो चुका है। हेगड़े साहब इस वक्त हिजाब के मुद्दे पर हमसे बात करेंगे। अबाया जो कर्नाटका में एक बड़ा इशू बन चुका है। आज द हिंदू में आपका एक बड़ा आर्टिकल आया, उसमें आपने उसको फेवर किया है बच्चियों के प्रोटेस्ट को और उनको जायज़ ठहराया है कि उनको उनका राइट मिलना चाहिए। हेगड़े साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया सर। आज आपने द हिंदू के माध्यम से देश को और दुनिया को ये बताने का प्रयास किया है कि जो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं वो आर्टिकल 25 के तहत उनका एसेंशियल राइट है और उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जी, उस आर्टिकल में ये जो मौजूदा कंट्रोवर्सी है उसके क्या क्या मायने हैं वो मैं उसके बारे में लिखा था, क्योंकि हमारे संविधान में हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत रिलीजन के कौन कौन से वो भाग है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर कोई चीज़ किसी धर्म या मज़हब के लिए इसेंशियल हो तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस करके एक सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है, उसके तहत देखा जाता है। तो हिजाब के बारे में कुरान शरीफ में एक दो आयतें हैं। आपने उस आर्टिकल में नोट भी किया? हाँ, हमने नोट भी किया है। और अगर इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के तहत देखा जाए तो एक आर्ग्यूमेंट भी बन सकता है कि ये किसी जो श्रद्धालु मुसलमान महिला है उनके लिए हिजाब में रहना, जहाँ बेहिजाब नहीं हो सकते हैं वहाँ हिजाब में रहना उनके लिए इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ठहराया जा सकता है। उसके अलावा मैंने ये भी लिखा है क्योंकि मैं भी उडुपी में ही पढ़ा हूँ। उडुपी में हमारे ज़माने में कोई यूनिफॉर्म था नहीं, यूनिफॉर्म बाद में आया। और यूनिफॉर्म में कोड जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है उसमें कोई हिजाब पर बैन नहीं है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि हिजाब पहन सकते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि हिजाब नहीं पहन सकते हैं। तो अब देखेंगे कल कोर्ट में क्या होता है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को विवाद में बना करके देश को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करना क्या नुकसानदेह नहीं है भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, सनातन परंपरा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, भारत की सभ्य रिवायत के लिए? मैं क्या मानूं या ना मानूं उस पर तो कोई अपना फैसला नहीं सुनाता है। मैं तो सिर्फ संविधान जानता हूं और संविधान में ये लिखा है कि सबको अपने अपने धर्म की आज़ादी है और कंसिस्टेंट विद पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरल्स, उस धर्म के हर नीति का पालन करने का भी अधिकार है। तो ऐसे सवाल पहले आते नहीं थे, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि सबको हिजाब पहनना है। जो पहनना चाहे पहन ले, बाय देयर चॉइस। हाँ, ये तो सिर्फ ऑफ देयर चॉइस है। जो ना पहनना चाहे ना पहने। और ऐसा भी हो सकता है कि हर संदर्भ में हिजाब पहनना कभी कभार मुश्किलात हो सकते हैं। कि ये देखिएगा कि कभी कभार इलेक्शन के टाइम वोटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, तो वो एक दिन के लिए या आधे घंटे के लिए अगर वो इंट्रूजन है तो वो हो सकता है। पर बिल्कुल ही बैन करना या कहना कि बगैर हिजाब अगर आप ना आए तो आपको सिखाएंगे नहीं, वो मुझे सरासर गलत लगता है।
सर 1938 में वियना ऑस्ट्रिया में जो नाजीज ने ज्यूस को रोका था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाने से, और आज हिजाब का आड़ लेकर के 2021 और फिर 2022 में कर्नाटका में मुस्लिम बच्चियों को रोका जा रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह का इन्वायरमेंट राइट विंग की तरफ से। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट किस तरह आप देखते हैं इसको? नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं लाना चाहता हूँ, मैं देशवासी के हिसाब से देख रहा हूँ। और हमारे देश में तो सारे मज़हब, सारे रंग, सारे रूप है। तो कोई तिलक पहन के घूमता है, कोई सिख लड़का अपने पगड़ी पहन के घूमता है। और अगर आपके धर्म में कोई शिका पहन के घूमता है, तो अगर आपके धर्म में कोई चीज़ आपके धार्मिक भाव और धार्मिक आइडेंटिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि दूसरों को उससे क्या आपत्ति हो सकती है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर मिलिट्री में देखिएगा या कोई पुलिस फोर्स में, अगर वहाँ यूनिफॉर्म है कि बिल्कुल दाढ़ी नहीं, ये और एग्जेम्पशन सिर्फ सिखों के लिए है, वो अलग है। पर जहाँ ऐसी कोई ओवरवेलमिंग स्टेट नेसेसिटी नहीं है, तो बैन करना या कहना कि बेटियां आप सिर्फ तभी पढ़ सकते हो जब आप बेहिजाब हो, वो फजूल की बात है। अब सर ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, इंटरनेशनल और ट्विटर पे भी खास तौर से जो है हिजाब के फेवर में ट्रेंड किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें क्या आपको लगता नहीं है कि हमारी सभ्यता को धूमिल करती हैं और हमको बदनाम करती हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे? ऐसी फजूल के झगड़ों में गिरना बिल्कुल देश के लिए अच्छा नहीं है। ये यहाँ उडुपी में कहा गया है, उडुपी ज़िला में भी, कि कई ऐसे बच्चियाँ पढ़ के गई है, और अगर वो हिजाब पहन के पढ़े तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब पहले इसको मुद्दा बनाना, फिर डेमोन्स्ट्रेशन, काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन सब होना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल स्तर पर जो भी कुछ कहे या कोई और कहे, पर इस देश में हम प्यार और टॉलरेंस से रहते हैं। भाई, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और धर्म के बारे में सब कुछ जानता हूँ, या मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है। मुझे जो धर्म पसंद आए मैं उसे उसकी तामील करता हूँ। जो दूसरे कोई अपने धर्म पे अड़े रहे, वो अपने धर्म के हिसाब से चले। इसमें आपत्ति की बात क्या है? सर लेकिन जिस तरह आपने देखा कि बाबा मुख्यमंत्री हों या और हमारे कई सांसद हों, अपने लिबास को पहन करके, अपने कपड़ों को पहन करके वो पार्लियामेंट में जाते हैं, असेंबलीज में जाते हैं, वहाँ उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम महिला हिजाब पर जाती है तो उसको मुद्दा बनाया जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? भाई, अगर आप झगड़ा करना ही चाहते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा उठा के ही लेंगे। अब पहले भी इस देश में कई लोग हिजाब पहनते थे, कई लोग नहीं पहनते थे। अब जो किसी को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाते हैं या ज़बरदस्ती उतारते हैं, दोनों गलत है। सर आपने कहा कि एक एसेंशियल रिलीजन का पार्ट माना गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं माना था। बाबरी मस्जिद वाले केस में उस केस को दोबारा माना कि मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। तो क्या आपको लगता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट भी अपने पुराने फैसलों को उलटता पलटता भी रहता है? वो तो मैंने जो हिंदू आर्टिकल में ही जस्टिस चंद्रचूड़ को ही कोट किया है, जहाँ वो कहते हैं कि ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, हाउ इसेंशियल इज इट टू एनी रिलीजन, वो सब देखना। उन्हें कभी लगता है कि वो
वो कोई धर्म ग्रंथ को पढ़ के उसके इंटरप्रिटेशन करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो धार्मिक इंटरप्रिटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, उसमें कई सारे पहलू आ जाते हैं कि क्या प्रैक्टिस है, कब से चल रहा है, क्या इस प्रैक्टिस के बगैर किसी का धर्म भ्रष्ट होता है, इसेंशियल है या ना है। आपको एक केस का उदाहरण देता हूँ। आनंद मार्गियों का केस था, वो अवधूत जगदीश्वर आनंद करके एक केस है। वहाँ आनंद मार्ग का ये दावा था कि किसी के जो स्कल को लेके पूरे रास्ते में नाचना उनके धर्म का एक अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये उसे नहीं माना, क्योंकि कहा था कि ये नया निकला है और इसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं है। वैसे ही कई और केस में, जैसे मैंने मैसूर का एक केस का जिक्र किया था मेरे आर्टिकल में, जहाँ एक मंदिर में एक समय सिर्फ एक पूजा के लिए बाकी सभी को निकलना पड़ता था और सिर्फ एक ही जो पंथी के लोग वहाँ रह सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम तौर पे सबको मंदिर में जाने की अधिकार है, पर अगर उस मंदिर की प्रथा में कुछ ऐसा हो कि थोड़े ही देर के लिए सबको बाहर रहना पड़े, तो ये अगर दोनों प्रैक्टिस साथ साथ चल सकते हैं तो हम उसे भी मान लेंगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी यूनिफॉर्म कोड में दुपट्टा तो लिखा है। दुपट्टा अगर आप सर के ऊपर ढक ले तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल इस इश्यू को लेकर के है कि दाढ़ी पर मुसलमानों का एक बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने दाढ़ी को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं माना है, हालांकि मुसलमानों का ये कहना है कि वो हमारा एसेंशियल पार्ट है और प्रॉफिट ने बार बार इसको लेकर के एम्फेसाइज भी किया है। वैसे क्या था, किसी ने कह दिया था ना कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। तो शायद वैसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट का कोई फुल कंसिडर्ड जजमेंट है नहीं। कभी एक हाथ काटजू साहब के सामने ये मुद्दा उठा था, तभी उन्होंने कुछ कह दिया था। फिर पर एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, जो थियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, अब तक कोई जजमेंट है नहीं।